नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की कहानी, है ना। इसकी एक वीडियो आ चुकी है और ये दूसरी क्लास है, ठीक है। हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। पहली क्लास में हमने पढ़ा था कमलेश्वर जी का जीवन परिचय, है ना, और देखा था कि उन्होंने क्या क्या लिखा। उसके बाद हमने कहानी को देखा, ठीक है। उसके आगे की कहानी को हम आज देखेंगे। आज की क्लास में कहानी ख़त्म हो जाएगी, ओके, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ी कहानी थी तो इसीलिए 2 क्लास में, ओके, क्योंकि 1-1.5 घंटे की कहानी हो जाती, ठीक है। आगे चलते हैं कि चंदर बाहर निकलकर बस स्टॉप की ओर बढ़ा। वहाँ पे कॉफ़ी पीता है ना। मद्रास होटल के पीछे बस स्टॉप पर 4-5 लोग खड़े थे। कहाँ पे? मद्रास होटल, ठीक है। और पुलिस वाला स्टॉप की छतरी के नीचे बैठा सिगरेट पी रहा था, ठीक है। चंदर वहीं आकर खड़ा हो जाता है। चंदर वहीं आके खड़ा हो जाता है। सब जानना चाहता है, वहाँ से सब जाना चाहते हैं। बस कब तक आएगी किसी को कुछ भी नहीं पूछना, है ना। बस कब तक आएगी किसी से कुछ भी नहीं पूछता। पेड़ के अंधेरे में वह चुपचाप खड़ा, नीचे पीले पत्ते और वह उसके पैरों में दवा दवा कर चुरमुराने लगते हैं। मतलब जो पत्ते हैं वो चुरमुराने लगते हैं और वह पीले पत्तों की आवाज़ उसे बरसों पीछे खींच ले जाती है। इस आवाज़ में एक बहुत गहरापन, अपनापन है। उसे बड़ी राहत सी मिली, ठीक है। अब वो क्या सोच रहा है, उसको राहत मिलती है अपने दोस्त के बारे में। ऐसे ही पीले पत्ते पड़े हुए थे उस राह पर बहुत साल पहले। इंदिरा, है ना, इंदिरा जी इसकी प्रेमिका है चंदर की। इंदिरा के साथ एक दिन में चला जा रहा था। कुछ भी नहीं था उसके सामने। वह खंडहरों में अपनी जिंदगी खराब कर रहा था और तब इंदिरा ने उसे कहा था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ पे, देखिएगा कि चंदर तुम क्या नहीं कर सकते, चंदर तुम क्या नहीं कर सकते। वह पहचानी हुई आवाज़ फिर उसके कानों में टकराती है। तुम क्या नहीं कर सकते हो। यह कहते कहते इंदिरा की आंखों में अदम्य विश्वास झलक आया था, ठीक है। वो चंद्र उसकी इंदिरा के बारे में सोच रहा है। इंदिरा का उन प्यार भरी आंखों से झांकते हुए उसने कहा था, मेरे पास है ही क्या। समझ में नहीं आता है कि जिंदगी कहाँ से कहाँ ले जाएगी इंदिरा। इसीलिए मैं यह नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी मेरी खातिर बिगाड़ लो। पता नहीं मैं किस किनारे लगूं, भूखा मरूं या पागल हो जाऊं, है ना। वो इंदिरा से कहा था। इंदिरा की आंखों में प्यार के बादल और गहरे हो गए थे। उसने कहा था, ऐसी बातें क्यों करते हो चंदर, मैं तुम्हारे साथ हर हालत में खुशी मतलब सुखी रहूंगी, ठीक है। तो उसको अब इंदिरा की याद आ रही है चंदर को। चंदर ने उसे बहुत गौर से देखा था। इंदिरा की आंखों में नमी आ गई थी। उसकी कटीली बरौनियों में विश्वास भरी मासूमियत छलक रही थी। माथे पर आई हुई लठ छूने को उसका मन हो आया था, पर झिझक कर रह गया था। इंदिरा के कानों में पड़े हुए कुंडल पानी में तैरती मछलियों की तरह झलक जाते थे। और तब उसने कहा था, आओ इधर पेड़ के नीचे है ना, बैठेंगे। और दोनों साथ साथ चल दिए थे। सरस के पेड़ के नीचे एक सीमेंट के बेंच में बनी थी राह पर पीली पत्तियां बिखरी हुई थी। उसने कुचलने में ऐसी ही आवाज़ आई थी। अभी अभी उसने सुनी वह पहचान, अभी आवाज़, मतलब उसको पहचाना कि वह आवाज़ ऐसी थी। दोनों बेंच पर बैठ गए थे। चंदर धीरे से उसकी कलाई पर उंगली से लकीर खींचने लगा था। दोनों खामोश बैठे थे। बहुत सी बातें थी जो वे कह नहीं पा रहे थे। कुछ क्षणों में इंदिरा ने आंखें चुराते हुए उसे देखा था, शर्मा गई थी, फिर उसी बात पर आ गई थी जैसे उसी एक बात में भारी बातें छिपी हुई। तुम ऐसा क्यों सोचते हो चंदर, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, है ना। तो उसने ऐसे कहा था। तब चंदन ने कहा था, भरोसा तो बहुत है इंदिरा, है ना, पर मैं इस खाना बदोश की तरह जिंदगी भर भटकता रहूंगा। उन परेशानियों में तुम्हें खींचने की बात सोचता हूँ तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम बहुत अच्छी सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी जी सकती हो। मैंने तो सिर पर कफन बांधा है, मेरा क्या ठिकाना, है ना। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। तुम चाहे जो कुछ बनो चंदर, अच्छे बुरे मेरे लिए एक से
रहोगे। ठीक है, तो ये इंदिरा का कथन है। ठीक है, कितना इंतजार करती हूँ तुम्हारा, पर तुम्हें कभी वक्त ही नहीं मिलता। फिर कुछ देर मौन रहकर उसने पूछा, इधर कुछ सीखा? मतलब इस इधर कुछ सीखा मतलब इस समय कुछ सीख रहे हो? हाँ, धीरे से चंदन ने कहा था। दिखाओ, इंदिरा ने मांगा था। दिखाओ। तब चंदन ने पसीजे हुए हाथ में डायरी बढ़ा दी। इंदिरा ने तुरंत उस डायरी को अपनी किताब में रख लिया और बोली थी, अब यह कल मिलेगी, इस बहाने तो आओगे, मतलब इसी बहाने तुम मिलने आओगे। नहीं नहीं, मैं डायरी अपने हाथ ले जाऊंगा, मुझे वापस दो, चंदन ने कहा था। तो इंदिरा ने शैतानी से मुस्कुराती हुई आंखों में प्यार की गहराई को और बढ़ा गई थी, मतलब और बढ़ गई थी उसकी हरकत। चंदर वापस चला आया था। दूसरे दिन अपनी डायरी लेने पहुंचा तो इंदिरा ने कहा, इसमें कुछ मैंने भी लिखा है, पढ़कर फाड़ देना जरूर से, है ना। मैं नहीं फाड़ूंगा, उसने कहा, मैं नहीं फाड़ूंगा तो कुट्टी हो जाऊंगी। इंदिरा ने बच्चों की तरह बड़ी ही मासूमियत से कहा था, और उस वक्त उसके मुंह से वह बेहद बचपने की बात बड़ी ही अच्छी लगती थी। और एक दिन, है ना, और एक दिन इंदिरा घर आई थी। इधर उधर घूम घाम के वह चंदन के कमरे में पहुंच गई थी। तब चंदन ने पहली बार उसे बिल्कुल अपने पास महसूस किया था। उसके माथे पर रंग की बिंदी बना दी थी और कई क्षणों तक मुग्ध सा देखता रह गया था। अनजाने ही उसने होठ इंदिरा के माथे पर रख दिए थे। इंदिरा की पलकें झेप गई थी, रोम रोम में गंध फूट उठी थी। उसकी उंगलियां चंदन की बाहों में थरथराने लगी थी और माथे पर पसीना आया था। पसीना उसके होठों में सोख लिया था। रेशमी सोए पसीने की चिपक थी, है ना। तो यहाँ पे वो जो दोनों की बात हुई थी यहाँ पे लिखा गया है। तब से उसे यह शब्द हमेशा याद रहेगा कि तुम क्या नहीं कर सकते, है ना। तो ये किसने कहा था? इंदिरा ने कहा था चंदर से। और तभी एक दूसरे की बस आती है ना, एक दूसरे नंबर की बस आती है, ठिठक कर चली जाती है। चंदर को एहसास हुआ कि बस स्टॉप पर खड़ा है वह गहरी पहचान, कहीं कोई तो नहीं, बहुत दूर भी तो नहीं है, इंदिरा भी तो यही दिल्ली में ही है ना। अब उससे मिलने जाएगा। 2 महीने पहले ही तो वह मिला था, तब भी तो इंदिरा की आंखों में वह 4 बरस पहले वाली ही पहचान थी। उसने अपने पति से किसी बात पर कहा था, अरे चंदर की आदत मैं खूब जानती हूँ, है ना। इंदिरा के पति ने बड़े खुले दिल का था, तो फिर भाई इनकी खातिरदारी करो, है ना, खातिर वातिर तो करो। इंदिरा ने मुस्कुराए हुए 4 बरस पहले की तरह चिढ़ाने के अंदाज में बयान किया था कि चंदर को दूध से चिढ़ है ना, चंदर को दूध से चिढ़ है, काफी ने धुआं पीने की तरह लगती है, चाय में अगर दूसरा चम्मच चीनी डाल दी तो इनका गला खराब हो जाएगा, कहकर वह खिलखिला कर हंस दी थी। तो वह सब सोचता है कि इंदिरा को सब कुछ मेरे बारे में पता है। सचमुच चंदर 2 चम्मच चीनी नहीं पी सकता, बस आने के नाम पर भी नहीं ले सकता, है ना। और अब यहाँ पे बस का इंतजार कर रहा है, तो बस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो इंतजार कर रहा है कि वो इंदिरा के घर जाएगा। खड़े खड़े चंदर को लगा कि इस अनजानी बिन जान पहचान भरी नगरी में एक इंदिरा है ना। उसे इतने सालों के बाद भी पहचानती है, अब तक जानती है। उसका मन अपने आप इंदिरा से मिलने के लिए छटपटाने लगा, ताकि यह अजनबी पर वह दूर कर सके, है ना, किसी तरह दूर कर सके। तभी एक फटफटा वाला आवाज लगाता हुआ आ जाता है, फटफटा वाला, है ना। और रोड पर यहाँ पे करोल बाग, ठीक है, रोड पर चंदर का एक कदम आगे बढ़ता है। वह सरदार उसे देखते ही जैसे एकदम पहचान जाता है। आइए बाबूजी, करोल बाग गुरुद्वारा रोड, है ना, गुरुद्वारा बारा रोड। उसकी आंखों में पहचान की झलक देखकर चंदर का मन हल्का हो जाता है। आखिर एक ने तो पहचाना। चंदर सरदार को पहचानता है, बहुत बार वह इसी सरदार की फट से बैठकर कनॉट पैलेस आया था, है ना। अब फिर लास्ट में वो भी बोल देगा कि मैं नहीं जानता। आगे देखते हैं हम लोग, है ना। आंखों में पहचान देखते ही चंदर पलट कर फटफट पर बैठ जाता है। 3 सवारियां और थी। 10 मिनट बाद वह गुरुद्वारा रोड के चौराहे पर
फटफट कर रुकता है। चंदर एक चवन्नी निकालकर सरदार की हथेली पर रख देता है और पहचान भरी नजरों से देखता हुआ चलने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, ए बाबूजी कितना पैसा दिया? चंदन ने मुड़कर देखते हैं तो सरदार उसकी तरफ आता हुआ कहता है, 2 आने और दीजिए, है ना। तो एक चवन्नी देता तो बोलता है 2 आने और दीजिए। हमेशा 4 आने लगते हैं सरदार जी। चंदर पहचान जताता हुआ कहता हुआ है, पर सरदार की आंखों में पहचान की परछाई तक नहीं थी, है ना, क्योंकि उसको वह फिर कहता है कि सरदार जी आपके फटफट पर ही 20 बार 4 आने देकर आया हूँ, किसे हॉर्न लाए, है ना, मतलब कैसे लाए। तो सरदार इस बार पंजाबी में बोलता है, उसकी हथेली फैली हुई थी, ठीक है। 2 बार यहाँ पे जो चंदर है वो इंदिरा से मिलने जाता है और सरदार को सोचता है कि जान पहचान का है, कम पैसे लेगा, पर वो सरदार उससे पैसे मांगता है। बात 2 आने की नहीं थी। चंदर ने बाकी पैसे उसकी हथेली पर रख दिए थे। इंदिरा के घर की तरफ वह मुड़ गया था। इंदिरा उसे मिली तो वैसी ही, है ना, वह अपने पति का इंतजार कर रही थी। बड़ी अच्छी तरह से उसने चंदर को बैठाया, बोली, इधर उधर इधर कैसे भूल पड़े? आज फिर आंखों में वही पहचान की परछाई तैर गई। कुछ क्षणों के बाद इंदिरा ने कहा था, अब तो 9 बज रहे हैं, ये 8 ही बजे फैक्ट्री बंद करके लौट आते हैं, पता नहीं आज क्यों देर हो रही है। अच्छा चाय तो पियोगे? चाय पियोगे क्या? चाय के लिए इनकार तो नहीं किया जा सकता, चंदन ने बड़े उत्साह से कहा था और कुर्सी पर आराम से टांग फैलाकर बैठ गया था। उसकी सारी थकान उतर गई थी, मन का अकेलापन डूब गया था। नौकरानी आई, चाय रख के चली गई, है ना, चाय रख गई। इंदिरा ने प्याले सीधे करके चाय बनाई। वह तो उसकी बाहों और चेहरे हाथों को देखता रहा। सब कुछ वही था, वैसा ही वैसा चिरपरिचित। तभी इंदिरा ने पूछा, चीनी कितनी दूं? क्योंकि इंदिरा को पता था कि चीनी 1 चम्मच से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं पीता, पर यहाँ पे इंदिरा पूछ रही है ना। इंदिरा को भूल गया। अब उसको यहाँ पे चंदर को गुस्सा आएगी। वह एक झटके से सब कुछ बिखर गया। वो आया था इंदिरा से मिलने कि इंदिरा मुझे बहुत जानती है। उसका गला सूखने सा लगा, शरीर फिर थकान से भारी हो गया, माथे पर पसीना आ गया। फिर भी उसने पहचान का रिश्ता जोड़ने का एक नया नाकाम कोशिश की। फिर, है ना कोई कोशिश करता, बोला 2 चम्मच, और उसे तभी उसको लगा कि अब इंदिरा को सब कुछ याद आ जाएगा। वह कहेगी कि 2 चम्मच चीनी से तो गला खराब हो नहीं, है ना, खराब नहीं होता, ठीक है, तो उसको सब याद आ जाएगा कि मैं चीनी कितना लेता हूँ, क्या कैसे। पर इंदिरा यहाँ पे कुछ नहीं बोलती। इंदिरा ने प्याले में 2 चम्मच चीनी डाल दी और उसकी ओर बढ़ा दी। जहर के घूंट की तरह वह चाय पीता रहा। कौन? चंदर, ठीक है। इंदिरा इधर उधर की बातें करती रही, पर उसमें उसे मेहमानबाजी की बू लग रही थी। चंदर का मन कर रहा था कि वह इंदिरा के पास से किसी तरह भाग जाए और किसी दीवार पर अपना सिर पटक दे, है ना, क्योंकि बहुत ही वो उससे गया था कि वो मुझे जानती है, पहचानती है, मेरी फ्रेंड है ना। जैसे तैसे उसने चाय पी और पसीना पोंछता हुआ बाहर निकल आया। इंदिरा ने क्या क्या बातें की उसे बिल्कुल याद नहीं। सड़क पर निकलकर वह एक गहरी सांस लेता है, कुछ क्षणों के लिए खड़ा रहता है। उसका गला बुरी तरह सूख रहा है, मुंह का स्वाद बेहद बिगड़ा हुआ है ना, क्योंकि वो चाय पिया है 2 चम्मच। चौराहे पर कुछ टैक्सी ड्राइवर नशे में गालियां बक रहे हैं। एक कुत्ता दूर सड़क पर भागा चला जा रहा है। मछलियाँ तलने की गंध यहाँ तक आ रही है। पान वाले की दुकान पर कुछ जवान कोका कोला की बोतल मुंह में लगाए खड़े हैं। स्कूटरों में कुछ लोग भागे जा रहे हैं ना, स्कूटरों से कुछ लोग, और शहर से दूर जाने वाले लोग बस स्टॉप पर खड़े भी अब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक है, बस का इंतजार कर रहे हैं। कारें, टैक्सियां, बस, स्कूटर आ जा रहे हैं। चौराहे पर लगी बत्तियां भी आंखों में लाल पीली हो रही हैं। चंदर थका सा अपने घर की ओर लौट रहा है, उंगलियों पर जूता काट रहा है और मोजे की बदबू और भी तेज हो गई है। आखिर वह थका हारा घर पहुंचता है, मेहमान की तरह कुर्सी पर बैठ जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, ठीक है, वो किस तरह कुर्सी में बैठता है, कोई नई बात। निर्मला उसे देखकर मुस्कुराती है। निर्मला जो उसकी पत्नी है, धीरे से बाहों पर हाथ रखकर पूछती है, बहुत थक गए क्या?
है ना। तो हाँ, चंदर कहता है कि हाँ, उसे प्यार से देखता है, उसका मन भीतर से उमड़ आता है। वह किराए का मकान भी उस क्षण उसे राहत देता है, लगता है कि वह उसी का है। निर्मला खाना लगाने हुए कहती है कि हाथ मुंह धो लो, मतलब खाना लगा दी, हाथ मुंह धो लो, अभी खाने का मन नहीं है। चंदर कहता है, वह बहुत प्यार से देखते हुए पूछती है, क्यों, क्या बात है, सुबह भी तो खाना खा के नहीं गए थे, दोपहर में भी कुछ खाया था क्या? हाँ, वह कहता है, निर्मला को देखता रह जाता है। निर्मला कुछ अचकती है, मतलब वो सोचती है कि कैसे कर रहे हैं। कुछ देर तक थकी सी उसके पास बैठ जाती है। चंदर को कुछ देर खोई खोई नजरों से कमरों में हर चीज देखता है और बीच बीच में बड़ी गहरी नजरों से निर्मला को ताकता है। निर्मला कोई किताब है जो खोलकर पढ़ने लगती है, ठीक है। निर्मला कोई किताब खोलकर पढ़ने लगती है और चंदर उसे देखे जा रहा था। पीछे से पड़ी हुई रोशनी में निर्मला के बाल रेशम की तरह चमक रहे हैं, उसकी बरौनियां मुलायम कांटों की तरह लग रही हैं। कनपटी के पास रेशमी बालों के सिर अपने आप घूम गए हैं। पलक के नीचे पड़ती हुई परछाई बहुत पहचानी सी लग रही है। उसने कड़ा आधी कलाई पर सरका लिया। चंदर की निगाहें उसे अंग प्रत्यंग में पुरानी पहचान खोज रही हैं। उसके नाखून, उंगलियां कानों में उधारी लंबे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो सोच रहा है कि बैठा देख रहा है निर्मला को। उठकर वह पर्दे खींचता है, आराम से लेट जाता है। उसे लगता है कि वह अकेली नहीं, अजनबी और तनहा नहीं। सामने वाला गुलदस्ता उसका अपना है, पड़े हुए कपड़े उसके अपने हैं, उसकी गंध, वह पहचान, इन सभी चीज़ों में एक गहरी पहचान है। घोर अंधेरी रात में भी वह उन्हें टटोल कर पहचान सकता है। किसी भी दरवाजे में बिना टकराए निकल सकता है, ठीक है। वो सोच रहा है कि ये सब मेरा अपना है, जो अभी अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। तभी जीने पर गुलाटी के थके कदमों की खोखली आहट सुनाई पड़ती है। उसे घबराहट सी होती, वह धीरे से निर्मला को अपने पास बुला लेता है, उसे और लिटाकर छाती पर हाथ रख लेता है। कई क्षणों तक वह उसकी सांसों से उठती बैठती छाती को महसूस करता है और चाहता है कि निर्मला के शरीर का अंग अंग, उसके मन की हर धड़कने उसे पहचान कर साक्षी दे। गहरी आत्मीयता और निर्बद्धता, एकाग्रता का एहसास है ना, एकता का एहसास है। अंधेरे में ही वह उसके नाखून को टटोलता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब घर आ गया है और यहाँ पे बात कर रहा है। उसकी पलकों को छूता है, उसकी गर्दन में मुंह छिपाकर खो जाना चाहता है। धुले हुए बालों में सिर पर चित गंध को रंध रंध से रहने लगती है, ठीक है। और वह उसकी मांसल बाहों को महसूस करता है, गोल कंधों पर हाथ रखता है, थपथपाता निर्मला के शरीर का अंग अंग अनूठे अनुराग की ओर खिंचता चला जाता है, ठीक है। तो दोनों के बीच का यहाँ पे वो मतलब किस प्रकार घर आया है, वहाँ पे अपनी पत्नी से क्या कर रहा है। उसका तन्हा मन तन्हाइयों को छोड़, क्योंकि वो अकेला महसूस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद भी वहाँ पे वो सोते सोते उठ के बैठ जाएगा, ठीक है। परिचित सांसों को पहचान स्पर्शों में डूब जाना चाहता है, सांस में, गंध में, तन में, टुकड़ों में पहचानना चाहता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और उस खामोशी में आश्वस्त दोनों बाहों में उसे भर लेता है ना, और जार हो उठता है। और निर्मला धीरे धीरे तेज सांसें धीमे पड़ जाती है, वो भी सो जाती है ना। और चंदर कसकर उसकी बाहों को जकड़ लेता है, ठीक है। निर्मला अपनी दबी हुई बाह निकाल लेती है और गहरी सांस में ढीली लेट जाती है। धीरे धीरे वह कुछ सोच रहा है। रात बहुत नीचे उतर आई है, कोई नहीं, आवाज नहीं, आहट नहीं, कुछ भी नहीं। धीरे से निर्मला करवट बदलती है, दूसरी ओर मुंह करके गहरी नींद में डूब जाती है। करवट बदल कर लेटी हुई निर्मला को वह अलसाया देखता सा रह जाता है ना। चंदर फिर अपने को बेहद अकेला महसूस करता है ना। तो घर आया है और फिर भी मतलब रात को लेटा है, अपने को अकेला महसूस कर रहा है। वह निर्मला के कंधों पर हाथ रखता है, चाहता है कि उसकी करवट बदल ले। उसकी उंगलियां बेजान होकर रह जाती हैं, ठीक है। वो सो रही है। फिर बहुत देर बाद थाने का
घड़ियाल 2 घंटे बजता है, उसकी नींद उचट जाती है। नींद में खुमार में भी वह चौंक सा पड़ता है, ठीक है, वो चौंक पड़ता है। कमरे में खामोशी और सूनेपन से उसे डर सा लगता है, ठीक। अंधेरे में भी वह निर्मला को टटोलता है, तकिए पर बिखरे बालों उसका हाथ पकड़ता है, हाथ पड़ता है, उन बालों को चिकनाई से महसूस करता है। फिर सिर झुकाकर उसे वो सूंघता है। फिर निर्मला का हाथ रखता है निर्मला पर, उसके गोल कंधों पे छूता है, स्पर्श करता है धीरे धीरे, है ना। निर्मला अब भी करवट लिए पड़ी हुई है। वह धीरे से नींद में गुनगुनाती है। चंदर का दिल धक से रह जाता है। वह कहीं निर्मला जग न जाए, जाने अनजाने वह स्पर्श पे अजनबियों की तरह चौंक न जाए, है ना। और निर्मला सोते सोते एक बार रुक रुक कर सांस लेती है, ठीक है। चंदर सुनसान सा, मतलब कि सो भी नहीं पा रहा है रात में। निर्मला निर्मला कहकर वह बदहासी के, मतलब वो झकझोर उठता है कि निर्मला निर्मला। निर्मला चौंक उठती है कि तुमको क्या हुआ। आंखें मलते हुए प्रकृति होने की कोशिश करती। बिजली जलाकर निर्मला दोनों कंधों पर कपड़ों अपना मुंह करके सामने डरी हुई सी आवाज में पूछती है, मुझे पहचानती हो क्या, मुझे पहचानती हो क्या निर्मला। मतलब वो निर्मला को जगा देता है। निर्मला आंखें फाड़ के देखती रह जाती, धीरे से आश्चर्य भरे स्वर में कहती, क्या हुआ। वह निर्मला को ताकता रह जाता है, उसकी आंखें उसके चेहरे पर कुछ खोजती ही रह जाती, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो सुबह से शाम तक अपने को खाली महसूस कर रहा है ना, मतलब अकेलापन दिखाया गया है। जैसे कहानी का ही नाम है कि खोई हुई दिशाएं, है ना, खोई हुई दिशाएं। तो ये जो चतर की कहानी है सो दिखाई गई है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए कहानी की तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम मिलेगा पारुल के पन्नों में, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जाके टेलीग्राम में ये सारे पीडीएफ वीडियो के मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब जो भी कहानी उपन्यास नाटक है सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। धन्यवाद।